आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 14 जो कि हम हाइड्रोकार्बन्स का स्टडी कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। उसका पहले हमने उनकी मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़े। हाइड्रोकार्बन्स में हम ये बेसिकली जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो एल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ डील कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के साथ डील कर रहे हैं। हम प्रीवियस 2 वीडियोस में हम मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या उनकी स्टेट्स देखते हैं कि जो हमारे पास एल्केन्स हैं वो गैस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमें किस किस्म का प्रोडक्ट देता है, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं या फिर इनके केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एल्केन्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम एल्केन्स की देखें तो जनरली अगर हम इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, नेचर की बात करेंगे, एल्केन्स का नेचर क्या है, तो एल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे किसी किस्म के कोई पोल्स जनरेट नहीं होते। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भी है तो वो निग्लिजिबल है, मीन्स कि बहुत बहुत कम है, जिसकी वजह से ये टोटली हम क्या बोल देते हैं कि जो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है, तो एल्केन्स आपने याद रखना है कि ये क्या है, नॉन पोलर है। और पता है आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग स्टडी कर चुके हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स के पोलर डिसॉल्व पोलर्स एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर्स। ठीक है, कि पोलर सोल्यूट्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सोल्यूट्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। तो अगर हम इनके एल्केन्स की सॉलिबिलिटी देखें, एल्केन्स की सॉलिबिलिटी देखें वाटर में, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर का आपको नेचर पता है कि वाटर में H ऑक्सीजन के साथ 2 H's ज्वाइन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इस वजह से जो नॉन पोलर एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सोल्युबल हैं, जैसे कि हमारे पास हेक्सेन आ गया। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर एल्केन्स क्या है, लेस डेंस देन वाटर है, इनकी डेंसिटी वाटर से कम है, दे डू नॉट डिसॉल्व इन इट एंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर एंड वाटर इज पोलर इन नेचर एंड सो नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, हम एल्केन्स को नॉन पोलर होने की वजह से किसके तौर पर यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ इनर्ट होते हैं। ठीक है, इनको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। और इनकी रीजन क्या है, व्हाई दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, बिकॉज दे आर इनर्ट टुवर्ड्स आयोनिक कंपाउंड्स। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स लेट्स सपोज हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव सोडियम और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन है, तो ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो पोलर जो है पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिस वजह से हम इनको सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट हम वही वाला केमिकल यूज करते हैं जो जिसमें हम जो चीज डिसॉल्व करें वो उसके साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है, जैसे कि सॉल्वेंट के तौर पे हम कौन सा एल्केन मॉलिक्यूल यूज करें, हेक्सेन को हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। और हेक्सेन को हम सॉल्वेंट के तौर पर कब यूज करते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल। जब हमने वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उस केस में हम हेक्सेन को किसके तौर पर यूज करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी फिजिकल स्टेट्स देखें तो पहले जो 4 मेंबर्स हैं C1 से लेकर C4 तक, मींस के मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, फर्स्ट 4 मेंबर्स जो एल्केन फैमिली की हैं वो यही हैं। C1 से C4 तक जो एल्केन्स हैं जिनमें C1 से C4 तक एटम्स मौजूद हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। ठीक है, और जो C5 से C17 वो वाले एल्केन्स जिसमें C5 से C17 तक के कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। मींस के एल्केन्स सारे के सारे कलरलेस ऑर्डरलेस हैं, लेकिन फर्स्ट 4 मेंबर्स के स्टेट में हमें मिलते हैं, गैसेस की स्टेट में मिलते हैं।
जो C5 से C17 है वो हमें किस स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड्स की स्टेट में मिलेंगे। और C17 से जो हायर एल्केन्स होती हैं C18 से ऑनवर्ड वो हमारे पास किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जितने भी एल्केन्स हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, ना उनका कोई कलर होता है और ना ही उनकी कोई स्मेल होती है। ऑर्डर मीन्स स्मेल। अब हम इनकी अगर ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम इनके क्या स्टडी करेंगे, रिएक्शन से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन क्या होता है, हमारे पास जितने भी एल्केन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हम इनका कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें और इसको किससे रिप्लेस कर दें, किसी भी हेलोजन एटम से, एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव करवा दिया, CH3 बचे, और जो एक वैलेंसी खाली है वो अब किसके साथ फुलफिल हो गई है, क्लोरीन के साथ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें हम एक हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, किसी भी हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन ऑफ द एल्केन, ठीक है, एक हाइड्रोजन एल्केन का सब्स्टिट्यूटेड, उसको हम सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेस करवा देते हैं किससे, हेलोजन एटम से, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हेलोजिनेशन की कंडीशंस हैं। जब भी हम कोई भी रिएक्शन स्टडी कर रहे होते हैं तो वो रिएक्शन कुछ कंडीशंस लेता है, मतलब और रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए कुछ हमें नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर हमने हेलोजिनेशन करवानी है एल्केन्स की तो हमें कौन सी नेसेसरी कंडीशंस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें हेलोजिनेशन के लिए सनलाइट का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो एक इसमें टर्म आप लोगों की हेलोजिनेशन की डेफिनेशन की आ गई, और दूसरे फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं। फोटो मींस लाइट की मौजूदगी में, जैसे फोटोसिंथेसिस है वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि वो सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो सनलाइट है वो दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास हो सकती है डिम सनलाइट, ठीक है, जिसको हम डिफ्यूज भी बोलते हैं, मींस के कम सनलाइट। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है, इंटेंस सनलाइट, या फिर हम इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करेंगे डायरेक्ट सनलाइट, कि हमने किसी चीज को डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर दिया। तो अब दोनों कंडीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज आते हैं। अगर हम डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो डिफ्यूज्ड सनलाइट में जब हम किसी भी एल्केन की हेलोजिनेशन कराएंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल वे में प्रोसीड करेगा। इसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई धमाका नहीं हो सकता। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, एक धमाका खेज रिएक्शन होता है जो हार्मफुल हो सकता है। सही है, तो अगर हम डिफ्यूज सनलाइट में किसी भी एल्केन की हेलोजिनेशन करा रहे हैं, अब यहाँ पे हम हेलोजिनेशन कौन सा हेलोजन यूज कर रहे हैं, क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन से ही निकला है। हम कौन सा हेलोजन यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं मीथेन की इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका मीथेन का जो एक H है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CH4 है, Cl2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। ये इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH3, और जो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा उसकी जगह क्या आके अटैच हो जाएगा, Cl आके बॉन्डिंग बना लेगा। ये हमारे पास बनेगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और साथ में यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इसके दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बना देता है, HCl बना देता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होगा CH4 का, जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है मिथाइल क्लोराइड और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये एक चेन रिएक्शन है, ये मिथाइल क्लोराइड पे स्टॉप नहीं होता। हमने जब एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है तो उसमें हमने क्लोरीन जब ऐड किया तो उसका क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से जब हमने इसमें एल्केन ऐड किया तो इसमें एल्केन का हम एक मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो भी क्या आती है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम इसमें मिथाइल क्लोराइड जो एक दफा बन चुका है वो एन अदर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो जो CH3Cl बना है उसमें से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो CH2 बच जाएंगे। क्लोरीन यहाँ पे ये वाला पहले से मौजूद है और एक और इसके साथ Cl आके अटैच हो जाएगा और साथ में HCl लिबरेट हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अब ये जो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बनी, अब ये डाइक्लोरोमीथेन फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH रह जाएगा और इसके साथ अब 3 Cl अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल इस ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर हम इसे क्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये जब इसके साथ एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो आखिरी वाला H भी इसका रिप्लेस हो जाएगा और चारों हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे, क्लोरो आ जाएंगे। तो इस वजह से जब भी हैलोजिनेशन का रिएक्शन होता है तो हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलती, मिथाइल क्लोराइड जस्ट नहीं मिलेगी, बल्कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। मिथाइल क्लोराइड भी हो सकती है, डाइक्लोरोमीथेन भी हो सकती है जिसमें 2 क्लोरो CH2 के साथ अटैच हों, फिर हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी मिल सकता है जिसमें CHCl3 जिसका फार्मूला होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें चारों के चारों हाइड्रोजन जो वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन का रिएक्शन था। अब आप लोगों से डिफ्यूज सनलाइट में जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, अल्काइल हैलाइड्स देंगे, इसको हम अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स, और ये वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है, मीथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के पास कोई भी दूसरा अल्केन का मॉलिक्यूल आपको दे सकते हैं, इथेन का दे सकते हैं, प्रोपेन का दे सकते हैं, और कहेंगे कि इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाएं, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड बनाएं, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट सनलाइट की अगर हम बात करें, डिफ्यूज सनलाइट में तो हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक धमाका फेज रिएक्शन होता है और हमें अल्काइल हैलाइड्स नहीं मिलते, बल्कि हमें इस केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास क्या है, कार्बन, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, HCl आ जाता है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट सनलाइट में एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और जो CH4 है वो किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, और ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट के केस में हमारे पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे, लेकिन डिफ्यूज सनलाइट के केस में हमारे पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे। अब हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन ये परफॉर्म करते हैं अल्काइल एल्केन्स, वो हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, बर्निंग, जलाना, कोई भी चीज कब जलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, अगर हम किसी रूम में वैक्यूम है तो वैक्यूम में अगर हम किसी चीज को बर्न करना चाह रहे हैं तो वो नहीं उसकी बर्निंग नहीं, उसको हम उसकी कंबस्शन हम नहीं करवा सकते। तो वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में होता है, और इस रिएक्शन के बायस रैपिड रिलीज ऑफ हीट, कि एक तेजी से हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऐसे ही होता है ना, कंबस्शन के प्रोसेस में हमें हीट एनर्जी मिल रही होती है, गर्माइश मिल रही होती है, ठीक है। एंड द अपीयरेंस ऑफ अ फ्लेम, और जब हम आग जलाते हैं तो हमें शोले भी नजर आते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ जिसमें रैपिड रिलीज ऑफ हीट हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही हो, और अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, और साथ में शोले भी बन रही हो, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं। अब हमारे पास कंबस्शन जो है ये दो तरह की होती है, एक हमारे पास है कंप्लीट कंबस्शन और दूसरी है इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में होती है, एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हमने इसको दी होती है। लेकिन जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होती है, कि इसमें हमने लिमिटेड ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड की होती है, जो इसको जरूरत होती है उतनी हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। कंप्लीट कंबस्शन के केस में देखें, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, एयर मींस ऑक्सीजन, हम एयर क्या है, ऑक्सीजन ही का एक मिक्सचर है। तो हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन के केस में जो एल्केन्स है वो अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन, एल्केन्स की कंप्लीट कंबस्शन होती है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। कंप्लीट कंबस्शन के केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसमें देखें, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट लिबरेट हो रही है। अब हमारे पास लाइटर एल्केन्स हैं, ये इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वह लाइटर एल्केन्स जो हैं उन्हीं को हम फ्यूल के तौर पर क्यों यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो CH4 मीथेन है, ये नेचुरल गैस जो हम घरों में कुकिंग पर्पजेस के लिए गैस यूज करते हैं, ये उसका मेजर कंपोनेंट है। तो इसमें जस्ट क्या है, एक कार्बन मौजूद है, तो इसका ये क्या है, हल्के वाले एल्केन्स है, मीन्स कि इनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो जो लाइटर एल्केन्स हैं इनको हम फ्यूल या ईंधन के तौर पर क्यों यूज करते हैं, इसकी रीजन क्या है, देयर कंबस्शन कैन बी कंट्रोल्ड, हम इनकी कंबस्शन को
कंट्रोल करा सकते हैं। हम मीथेन की जब बर्निंग घरों में कर रहे होते हैं तो हम इसकी बर्निंग को हम चूल्हे को तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, मीन्स कि इसकी बर्निंग हमारी क्या है, कंट्रोलेबल है। ठीक है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम, और पर ग्राम है ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब इनका गैस का जो खर्चा है, यूज है, वो कम होता है, लेकिन उसके रिजल्ट में हमें हीट ज्यादा मिल रही होती है। ठीक है, और ये चीप होते हैं एंड रेडली अवेलेबल, सस्ते होते हैं और आसानी से दस्तयाब होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबस्शन का प्रोसेस था जिसमें हमने पहले कंप्लीट कंबस्शन पढ़ी, जो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में होती है, मीन्स कि हम उसमें ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होती है, इट ऑकर्स इन द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जिसको हम कोक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस केस में मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है, तो इस केस में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कार्बन मिलेगी और वाटर मिलेगी। इन बाज़ औक़ात आप देखेंगे कच्ची गैस जो है वो, हम कहते हैं कि गैस जो है वो कच्ची गैस आ रही है, तो इट मीन्स उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं मिल रही, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या प्रोड्यूस करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारी सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इरिटेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करती है, हम सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है वो इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। लेकिन कंप्लीट कंबस्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये जो हम प्लांट्स हैं ये इनहेल कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट था, और इनकम्प्लीट कंबस्शन का साइड इफेक्ट था। तो these were the chemical properties या chemical reactions that alkanes can perform। और इसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।